हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को उनका धन्यवाद। एंड जो सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड देखते रहिए लास्ट तक वीडियो, बहुत ही पसंद आएगा आपको ये वीडियो। एंड अच्छे से आई होप आपको अच्छे से आपको समझ जाएगा। सो आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1 FY BCom मैथ्स सेमेस्टर 1 चैप्टर 8 डिसीजन थ्योरी। अभी डिसीजन थ्योरी में क्या क्या है, कैसे क्या क्या करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग इसमें आगे सॉल्व करेंगे। एंड कितने कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ डिसीजन थ्योरी। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? डिसीजन थ्योरी। अब डिसीजन का मतलब सबको पता होगी कि ये क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, राइट ना। अभी डिसीजन हम लोग कोई ना कोई लेते रहते डेली कि हाँ भाई मैं आज 5 बजे उठूँगा, आज मैं 3 घंटे पढ़ाई करूँगा, आज मैं अलजेब्रा पढ़ूँगा, आज मैं ज्योमेट्री पढ़ूँगा, राइट ना, आज मैं साइंस पढ़ूँगा। ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग डिसीजन लेते रहते हैं, राइट। या तो मैं इसको आज पक्का कॉल करके रहूँगा, अगर कॉल नहीं उठाया तो 10 बार कॉल करूँगा, ऐसा, या मैसेज कर दूँगा। ऐसा करके हम डिसीजन लेते हैं, राइट ना। बट हम लोग डिसीजन थ्योरी FY BCom मैथ्स में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जैसे हम लोग यहाँ पे कंपनी की बात करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़्यादातर हम लोग बात करते रहते हैं, राइट। अगर सपोज मेरे पास एक कंपनी है, उस कंपनी को अगर मैं चला रहा हूँ तो मैं डिसीजन लूँगा ना कि कितने मुझे वर्कर रखना है, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये जो भी प्रोडक्ट है वो कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, या कितने दिन के अंदर ये सेल हो जाना चाहिए। अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट है तो इसको कितने दिन के अंदर सेल होना चाहिए, कितने वर्कर रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का। या कितना लाइट बिल आ रहा है, क्या आ रहा है, कि कैसे आ रहा है, कैसे पे करेंगे, ये सब टाइप का जो डिसीजन लेते हैं उसको कुछ ना कुछ बेस्ट क्राइटेरिया रहता है सॉल्व करने के लिए कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लाइट रात दिन में नहीं चालू करेंगे, ज़्यादातर 2 ही लाइट ट्यूबलाइट चालू करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट ना। सो ऐसे जो टाइप के डिसीजन रहते हैं, जो कंपनी स्टार्ट होता है वहाँ पे, या तो शॉपकीपर का ले लो या डीमार्ट का ले लो। डीमार्ट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है ना, वही प्रोडक्ट ज़्यादातर लेके आके रखेंगे। जो नहीं बिक रहा है उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। जो जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग मतलब डीमार्ट वाला रखता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा बिक रहा है, इसको रखो एंड इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इतने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, इतने घंटे और एक वर्कर काम करना चाहिए, इतने घंटे का ब्रेक चाहिए। सो इस टाइप का जो मेन रहता है, या तो ग्रुप में डिसाइड होता है। अगर मैनेजर बना है तो मैनेजर का जो, अगर 3 मैनेजर है, तीनों मैनेजर मिलके ग्रुप बन के डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई ऐसा करना है। या तो कंपनी का ऑनर डिसाइड करता है कि तुम लोग को इतने घंटे ये काम करना है, इतने वर्कर से काम करवा के लेना है। सो ये सब, ये डिसीजन जो लेने का है कंपनी का, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा सिंगल पर्सन भी होता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या तो एक ग्रुप में बना के, जैसे वर्कर लोग का ग्रुप रहता है, हाँ भाई हम लोग आज इतना काम करके फिनिश करके ही जाएंगे, राइट ना। सो एक डिसीजन होता है। तो ये सब जो हम लोग डिसीजन पढ़ने वाले हैं, हम इसी चैप्टर में डिसीजन थ्योरी में पढ़ेंगे। एंड इसके बेसिस पे जो कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है, और भी बहुत सारे डीप में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे कि कौन सा बेस्ट क्राइटेरिया रहता है डिसीजन जो प्रॉफिट का मिलने का। सो कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखेंगे तो इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से देखते हैं? डिसीजन मेकर, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेट्स ऑफ नेचर, पे ऑफ टेबल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये 6 टाइप के डिसीजन मेकिंग है। सो हम लोग इसका डेफिनेशन पूछता है, पूछ लिया, राइट द कंपोनेंट्स, राइट एनी 3 कंपोनेंट्स of decision making, write any 2 components of decision making, write any 4 components of decision making। या तो वो पर्टिकुलर आप, तो अगर ऐसा पूछता है any 3, any 2, any 4, कोई पूछ लिया तो आपको कोई भी लिखना रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आता है। कोई 3 उसमें से उठा लो एंड उसको लिख के दे दो, 5 मार्क मिल जाएगा, राइट ना। अगर इसमें पर्टिकुलर पूछ दिया कि एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड उसमें A B करके दे दिया, डिसीजन मेकर, कोर्स ऑफ एक्शन करके दे दिया, एंड इसको एक्सप्लेन करो इन ब्रीफ, राइट ना।
सो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर कोई भी 2 पूछ लेता है या कोई 3 पूछ लेता है तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। सो अभी हम लोग यही सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो क्या क्या रहता है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैं पेजेस वाइज हमेशा जाता हूँ कि जो मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है पेज नंबर वाइज ही जाता हूँ, ताकि आपके लिए सिंपल पड़ेगा। अगर आपके पास वो टेक्स्ट बुक रहेगा, वो बुक आपके पास रहेगा, तो वो बहुत ही सिंपल पड़ेगा कि हाँ भाई ये पेज नंबर चल रहा है, ये सामने ही है, हाँ ये वीडियो देख रहा हूँ, ये पेज चल रहा है, एंड आप भी वहाँ पे देख लोगे, या मेरे से कोई गलती या आपको अच्छे से समझ जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी। सो सॉल्व करते हैं। सो डिसीजन थ्योरी जो पेज नंबर 284 पे है, अभी इसमें हम लोग देखेंगे डिसीजन थ्योरी। यहाँ पे देखियो डिसीजन मेकिंग इज एसोसिएटेड एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज corporate level. It is a challenging problem to resolve with the help of decision theory, right ना। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है कौन कौन कर सकता है, इंडिविजुअल या तो कॉर्पोरेट लेवल वाले कर सकते हैं, और जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ डिसीजन थ्योरी। सो द डिसीजन थ्योरी अप्लाइज मैथमेटिकल मॉडल्स टू डिफरेंट सिचुएशन एंड ट्राइज टू सजेस्ट बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। अभी जो मैंने बोला कि मैथमेटिकल मॉडल्स में जो डिफरेंट सिचुएशन रहेगा उसमें जो सजेस्ट करेगा बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या रहेगा वो। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में। सो इसके मैंने 6 कंपोनेंट्स बताए, उसमें से फर्स्ट वाला क्या था, डिसीजन मेकर, राइट ना। सो डिसीजन मेकर क्या होता है ये आपको लिखना पड़ेगा, 5 मार्क के लिए रहेगा। सो क्या होता है पढ़ लीजिए। द डिसीजन मेकर मे बी द मैन्युफैक्चरर और द शॉपकीपर और ए सिंगल बिजनेसमैन मेकिंग डिसीजन अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट ना। For a company, it may consist of a group of persons who are authorized to take the decision. The decision maker must possess in depth understanding of the problem, the various factors involved, different possibilities of action and the situation. सो डिसीजन मेकर क्या होता है, ये कोई भी हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, या शॉपकीपर भी हो सकता है, या सिंगल बिजनेसमैन भी हो सकता है, जो अपना वो डिसीजन लेगा कि भाई मुझे इतना ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, हमें इतना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, राइट ना। सो फॉर ए कंपनी इट में कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर ऑथराइज टू टेक द डिसीजन। अभी जैसे मैंने बताया मैनेजर में 3 मैनेजर रहेंगे, तो वहाँ पे 3 लोग का ग्रुप बना के वो डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना है, राइट ना। सो वो लोग को भी हम लोग डिसीजन मेकर भी बोल सकते हैं। सो फोर्थ लाइन, द डिसीजन मेकर मस्ट पजेस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अब डिसीजन जो मेकर रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, जो मेन प्रॉब्लम है डेप्थ उसको गहराई में समझ लेंगे कि इस प्रॉब्लम मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसका गहराई में समझ लेंगे एंड उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ऐसे करके आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट थर्ड लाइन, ही हैज़ टू मेक द डिसीजन यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिसीजन थ्योरी बट एट द सेम टाइम ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन वर्कर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सो डिसीजन मेकिंग सम इस मैथमेटिकल मॉडल्स में ये बहुत सारे मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा सब कुछ चीज़। ये साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है पर्सन जो वर्कर है सामने वाला, उसको मतलब ऐसा नहीं कि भाई घंटे उसको कंटिन्यू काम कराते रहो और बेचारा वो तो उसकी तबीयत पानी ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को उसको जो डिसीजन मेकर रहेगा वो उसको देखेगा कि हाँ ये आदमी इतना काम कर सकता है, ये वर्कर या साइकोलॉजी जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं उसको भाई बुखार है तो उसको छुट्टी दे दो, ऐसा नहीं कि उसको दबाव बना के उसको करवा के ही लेना है, राइट ना। सो वर्कर का जो प्रॉब्लम है मतलब वो भी सब देख के सब कुछ मीन्स चारों तरफ से देख के कि हाँ इसको कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसा करके वो लोग डिसीजन लेते हैं। कि नहीं दे दिए कि हाँ भाई इसको मुझे 2 दिन में चाहिए, कितने लोग करते भी हैं कंपनी वाले मुझे 2 दिन में चाहिए, तो वो प्रेशर आता है एंड सामने वाला क्या होता है उसकी तबीयत ख़राब होती है एंड बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये कभी कभी डिसीजन जो मेकर रहते हैं वो लोग नुकसान भी पहुंचाते हैं एंड बाकी जो लेकिन वो तो गलत बात है। बट जो डिसीजन मेकर रियलिटी में रहते हैं वो लोग ऐसा कोई सामने वाले का मतलब उस सामने वाले का नुकसान नहीं हो एंड वो अच्छे से उनका काम हो जाए, ऐसा डिसीजन लेते हैं। ओके, सो इतना ध्यान रखिए। डिसीजन मेकर में कौन कौन से आते हैं, मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर एंड ए सिंगल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ओके, या तो ग्रुप ऑफ ए
पर्सन हो सकते हैं जो एक कंपनी में रहते हैं। जैसे 4-5 लोग का ग्रुप है, मीटिंग होता है, तो उसमें मीटिंग में डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमें ये ऐसा काम करना है, राइट ना। आफ्टर दिस सेकंड क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है। These includes different ways to or acts available to the decision maker। अभी डिसीजन जो लेगा, डिसीजन मेकर है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स के वेज रहेंगे। मीन्स मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक्शन मतलब क्या करना चाहिए जो बेस्ट होए। ये डिसीजन मेकर के पास बहुत सारे मतलब रास्ते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए क्या, हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करके बहुत सारे डिफरेंट वेज रहते हैं उनके पास कि हमें ये उसमें से फिर एक सिलेक्ट करते हैं बेस्ट जो रहता है कि हाँ उसको करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो इसके बाद देखते क्या है, एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इट मेक्स कंटेन एक्ट्स लाइक प्रोड्यूस 3000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स etc. It may involve various or options available for the company like outsourcing, subcontracting, working in the multiple shifts etc. These alternative courses of action are usually denoted by A1, A2 up to AN। अभी मैंने बताया जैसे जो डिसीजन मेकर रहते हैं उनके पास डिफरेंट वेज रहते हैं, राइट ना। सो अभी अगर सपोज लो मान लो कि 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है या 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, कितना भी प्रोड्यूस करना है, वो सामने वाले वर्कर का जो आउटसोर्सिंग या सब कॉन्ट्रैक्टिंग या वर्किंग इन मल्टीपल शिफ्ट्स या कितने घंटे में कितना शिफ्ट लेना चाहिए, मतलब डे कराना, नाइट भी कराना है कि नहीं, डबल टाइम कराना है कि नहीं, डबल ड्यूटी जैसा जो रहता है वर्कर लोग करते हैं ऐसा कराना है कि नहीं, एंड मतलब कितना टाइप का उन लोग कितना कैसा कराए कि जो कितने सारे वेज रहते हैं ना उनके पास कि कितना कैसा कराए जो वो काम हो जाए, राइट ना। सो एक एक करके उन लोग ने जैसे अभी उसके पास सपोज 4 ऑप्शन है, मतलब 4 रास्ते हैं कि हाँ ऐसा कराते हैं, सेकंड वाला ऐसा कराते हैं, थर्ड वाला ऐसा कराते हैं। तो सबको एक एक को उसने A1, A2, A3, A4, A5 ऐसा करके एक्शन नाम दे दिया कि हाँ उसके पास अब जो A1, A2, A3 जो ये कोर्स ऑफ एक्शन है, मीन्स ये क्या है, डिफरेंट वेज है। जो डिसीजन मेकर है ना कि हाँ A1 कोई एक रास्ता है, A2 कोई और रास्ता है वो काम करने के लिए, ताकि अच्छे से प्रॉफिट हो एंड सॉल्व हो जाए। ओके, सो ऐसे करके AN तक उनके पास रहता है। सो स्टेट्स ऑफ नेचर, ये क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल फ्यूचर इवेंट्स दैट कैन ऑकर which are natural possibilities or market situation on with the decision maker has no control। अभी स्टेट्स ऑफ नेचर, अभी ये क्या होता है कि अभी सपोज आपने अम्ब्रेला का दुकान खोल लिया, अभी ठंडा गर्मी के टाइम में खोल लिया जिसमें बारिश होता नहीं है, तो ये तो नुकसान होगा ना। ये डिसीजन जो रहेगा सामने वाले का, ये तो उल्टा गलत डिसीजन है, राइट ना। तो बारिश के मौसम में ही आप अम्ब्रेला का दुकान खोलोगे तो ही चलेगा, बराबर ना। उससे पहले गर्मी के में लोगे या ठंडी में लोगे तो कोई खरीदेगा क्या अम्ब्रेला, मतलब गर्मी में भी खरीदेगा लेकिन ठंडी के मौसम में कोई अम्ब्रेला खरीदेगा क्या, नहीं ना। सो वो डिसीजन अच्छे से लेना चाहिए, मतलब फ्यूचर इवेंट्स रहता है इसके अंदर लिखा ना, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल फ्यूचर इवेंट्स दैट कैन ऑकर, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है ऐसा भी रहना चाहिए। विच आर नेचुरल पॉसिबिलिटीज़, या तो नेचुरल रहेगा या तो मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। सब लोग मार्केट डाउन हो गया तो आगे फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, राइट ना। या तो आगे चल के अगर मैं कपड़ा लेके जा रहा हूँ, अभी हमें पता है कि बारिश होने वाली है, अम्ब्रेला या कुछ नहीं लेके जाएंगे तो कपड़ा भीग जाएगा एंड ख़राब हो जाएगा, राइट ना। सो ये फ्यूचर इवेंट्स है जो भी हैं, ओके। जो डिसीजन मेकर हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर डिसीजन मेकर रहता है उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। सो बाकी जो मैंने रेनी सीजन, विंटर सीजन का ही मैंने समझाया वही है आगे, ओके। दिस सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर आर नोन एज स्टेट्स ऑफ नेचर और आउटकम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। एंड अभी स्टेट्स ऑफ नेचर एस से आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको डिनोट करेंगे S1, S2 अप टू SN। The states of nature may be described by corresponding probability distribution. For example, the probabilities associated with the demand being high, moderate and low can be 0.3, 0.5 and 0.2 respectively। आपको पता है कि टोटल जो probabilities रहते हैं वो क्या रहते हैं, 1 रहते हैं, इसलिए सबको ऐड कर दिया तो कितना आया, 1 आया,
ओके, इसके बाद पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल क्या होता है? इफ़ ऑल कोर्स ऑफ एक्शन आर कंसिडर्ड along with the all possible states of nature, we get many combination of them. Each combination of a specific action, say AI, with a specific states of nature, say SJ, is associated with a certain amount. अभी यहाँ पे जो कोर्स ऑफ एक्शन था एंड जो स्टेट्स ऑफ नेचर था, उन दोनों को सेम, मतलब मीन्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा ना, ईच कॉम्बिनेशन, दोनों को क्या, जैसे A1 S1 के साथ A2 S2 A3 S3, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा विद अ सर्टेन अमाउंट। ओके, दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स पेमेंट और पे ऑफ अंडर द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ AI एंड SJ। अभी जैसे समझ लो कि 100 यूनिट्स बनाना है, तो ये समझ लो एक डिसीजन लिया कि भाई 10 वर्कर रहना चाहिए। अब 10 वर्कर रहेगा तो उसका स्टेट्स ऑफ नेचर भी रहेगा कि इनको 8 घंटे काम कराना है, बराबर ना। तो दोनों का अगर कंबाइन करके तो उनका पेमेंट देखेंगे कि हाँ इतना अमाउंट इन दोनों का, एक हफ्ता काम कराएंगे 10 वर्कर को, ओके, 8 घंटे का, तो इतना अमाउंट इन लोग का पेमेंट जाएगा, राइट ना। सो जो वो पेमेंट रहेगा, अमाउंट रहेगा, उसी को हम लोग पे ऑफ बोलते हैं। ओके, पे ऑफ मीन्स पेमेंट। ओके, so payoff measures the net profit to the decision maker with reference to the states of nature SJ and the course of action AI taken under that situation। so ये जो है पे ऑफ मेजर्स क्या करता है, ये क्या करता है पे ऑफ, ये पूरा टोटल जो नेट प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट लेता है, मतलब टू द डिसीजन मेकर विथ रेफरेंस टू द SJ एंड AI टेकन अंडर दैट सिचुएशन। जो सिचुएशन के अंडर इन दोनों को लिया गया था, जो नेट प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग पे ऑफ बोलते हैं। ओके, आफ्टर दिस पे ऑफ टेबल। सो पे ऑफ टेबल बहुत ही छोटा है। पे ऑफ टेबल मीन्स हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे AI एंड SJ को, उसी को हम लोग पे ऑफ टेबल भी बोलते हैं। टेबल जो बनाएंगे, ओके, आगे चल के हम लोग पे ऑफ क्वेश्चन में डायरेक्ट पे ऑफ टेबल लेता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। It is calculated for each course of action by considering all possible states of nature which can occur. Okay, if the probabilities of all states of nature are known along with the corresponding payoffs, it can be calculated by taking sum of the product of payoff amounts and the corresponding probabilities. It will be discussed in detail with example later in the chapter. ओके, ऐसा करके अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि क्या होता है, राइट ना। सो स्टेट्स ऑफ नेचर जैसा रहेगा, एंड अगर उसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, प्रोबेबिलिटीज़ दिया है, स्टेट्स ऑफ नेचर का प्रोबेबिलिटीज़ दिया है कि हाँ भाई 10 वर्कर 8 घंटे काम कर रहे तो उसका प्रोबेबिलिटी ये रहेगा अमाउंट का, राइट ना। 12 वर्कर 6 घंटे काम कर रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी ये रहेगा। सो जो स्टेट्स ऑफ नेचर का प्रोबेबिलिटी अगर दिया रहेगा तो उसके अंदर हम क्वेश्चन पूछा रहेगा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करो, राइट ना। सो हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अभी एक्सपेक्टेड मीन्स एवरेज, मीन, अरिथमेटिक मीन होता है। ओके, बहुत सारे नाम है इसके, अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। सो आई होप आप लोग लास्ट चैप्टर पढ़ के तब यहाँ पे आए रहेंगे ये चैप्टर पढ़ने के लिए, राइट ना। सो ये ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है। एंड पे ऑफ टेबल देखिए ऐसा होता है। ओके, कॉलम में क्या रहता है, कोर्स ऑफ एक्शन रहता है A1 A2 A3, एंड उसके बाद क्या है, स्टेट्स ऑफ नेचर है, जिसके अंदर कॉलम बनाया गया है S1 S2 S3 S4 अप टू SM। ओके, सो S1 S2 S3 S4 S5 S6, मतलब ज़्यादा नहीं दिया रहता है, 6-7 ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में 6-7 ही दिया रहेगा। सो ऐसा करके पे ऑफ टेबल बनता है, जो भी रहता है हम लोग वो लिखते हैं। एंड अगर नीचे प्रोबेबिलिटी दिया है तो हम लोग उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे, जो लास्ट वाला भी यहाँ पे हमने पढ़ा है। सॉरी, सो हम ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, राइट। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। अब कितने क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग के लिए, कितने टाइप्स है, तो इसमें तो 4 टाइप्स दिया है, राइट ना। बट इसमें से हम लोग सिर्फ 2 टाइप पढ़ेंगे। इस आपके सिलेबस में कितने, ओनली 2 टाइप्स, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड वन क्या है, अंडर अनसर्टेनिटी, एंड थर्ड वन क्या है, अंडर रिस्क।
तो ये 2 टाइप के सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड एंड थर्ड, बाकी सब आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है, राइट ना। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। यही सेकंड एंड थर्ड वाला ही हम लोग इस आपके सिलेबस में है, उसी को ही पढ़ेंगे। सो इसमें डिसीजन मेकिंग अंडर सेकेंड वाला जो है अनसर्टेनिटी, उसको हम लोग इसके अंदर कितने टाइप्स के, यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स एंड मिनीमैक्स, रिग्रेट, 6 टाइप के क्राइटेरिया हैं। सो इसको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कौन सा मैक्सिमिन या लैपलेस या रिग्रेट, जो भी पूछेगा उसको वो लेके सॉल्व करना रहेगा। सो इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैसे करना रहेगा वो आपको अच्छे से समझ जाएगा, क्या क्या करना रहेगा वहाँ पे डीप में आपको समझा दूंगा। ओके, उसके बाद फिर बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये वर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। मिनीमैक्स है तो मैक्सिमम निकाल के फिर मिनिमम निकालना रहेगा। ओके, कैसे सॉल्व करना रहेगा मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, ये पूछता है मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया पूछता है। ओके, सो इसको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो ऑन दैट टाइम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एंड कैसे करते हैं। ओके।